नमस्कार दोस्तों। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का सीरीज़ का जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है और ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो चैप्टर 12 है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको पीटी और मेंस दोनों में काम देगा। प्लीज़ इसको नोट करते जाइए ताकि वीडियो को दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जो पोजीशन है, स्थान है भारत में, वो तीसरा स्थान है। और अगर बच्चों की बात करें, मतलब बच्चों यहाँ पे 0 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों की बात करें तो उनकी जनसंख्या जो है वो बिहार में 4.98 करोड़ है और ये लगभग पूरे बिहार की जनसंख्या का 48% है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है। अगर हम बच्चों की जनसंख्या की बात करें तो पूरे देश में बिहार का द्वितीय स्थान है, सेकेंड पोजीशन है 0 से 18 साल में। उसके बाद हम अगर जैसे हमने जेंडर बजटिंग की बात की थी, वैसे ही चाइल्ड बजटिंग मतलब बच्चों के लिए स्पेशली कुछ योजनाएं, बजट का कुछ परसेंट कुछ हम बच्चों की योजनाओं में स्पेशली खर्च करते हैं। तो ये जो स्टार्ट हुआ था चाइल्ड बजटिंग बिहार में, ये 2013-14 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो 2013 में लाई गई थी और बच्चों से संबंधित सारी चीज़ें हैं नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन में। उसके बाद अगर हम जनसंख्या के का अगर कुछ डेटा देख लें भारत का, तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सब जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 0 से 18 साल की जनसंख्या टोटल भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 39% है। बिहार में ये परसेंटेज 48% है, लगभग लगभग। बिहार की अगर बात करें तो थर्ड पोजीशन पे है जनसंख्या के आधार पर, 0 से 18 48% है। उसके बाद हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जो कि महिलाएं प्रति हजार पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। और ये बच्चों में अगर हम देखें 0 से 18 साल में, तो बिहार का जो स्थान है चाइल्ड सेक्स रेशियो में, मतलब बच्चों में जो लिंगानुपात होता है उसमें अगर हम देखें तो बिहार का 5वां स्थान है, 5th पोजीशन है। यह अनुपात जो है बच्चों का लिंगानुपात 0 से 18 साल में, ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। बिहार में अगर लिंगानुपात की ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो वो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम कुछ एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं, किशोरों की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो किशोरों की अगर हम बात करें, एडोलेसेंट की अगर बात करें, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो ऐसा परिभाषित करता है कि 10 साल से 19 साल तक के जो लोग हैं वो किशोरों की श्रेणी में आते हैं, एडोलसेंट की श्रेणी में आते हैं। और बिहार में हर एक 5वां आदमी एडोलसेंट है। बिहार में टोटल 9 डिवीज़न हैं: पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, कोसी और पूर्णिया। इम्पॉर्टेंट है, 9 डिवीज़न है, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें कि बच्चों पर हम कितना खर्च करते हैं अपने पूरे बिहार के बजट का, तो वो देखें तो अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जो चाइल्ड बजट है, मतलब बच्चों के लिए बजट है, वो 2000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले 2008-9 में 2008-9 में बच्चों के बजट पे स्पेशली काम किया गया था। उसके बाद अगर हम कुछ बात करें, कुछ ऐसे स्टेट्स जो बच्चों मतलब चाइल्ड बजट, बच्चों के लिए बजट जो बनाते हैं, उसमें असम, केरला, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रमुख हैं। ये 5 स्टेट प्रमुख हैं। बिहार में अगर चाइल्ड बजट की बात करें, बच्चों के लिए बजट की बात करें, तो 2013-14 से स्टार्ट किया था हमने। और अभी जो एवरेज एक्सपेंडिचर यानी कि एवरेज औसत खर्च जो हम कर रहे हैं बजट में, टोटल बजट का 11.3% पिछले 6 साल से हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम टोटल बच्चों पे जो खर्च हम अपने जीएसडीपी का देख लें, सकल
घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये टोटल है बिहार का 3.4%। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों के विकास पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में देखें तो आर्टिकल 39F जो है, आर्टिकल 39 जो है उसका शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, LDC गोज़ टू PHC, गोल पे डालिएगा आ जाएगा। तो लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, P से पेमेंट हो गया, H से हेल्थ हो गया और C से चिल्ड्रन हो गया। तो ये इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसा ही है, ठीक है। LDC गोज़ टू PHC 39 में जो 6 हैं उसका है। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, ये सब। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा माल न्यूट्रिशन की बात करें, कुपोषण की बात करें 5 साल से कम के बच्चों की, तो स्टंटिंग, हिंदी में इसको स्टंटिंग ही बोलते हैं। आई थिंक एक बार देख लीजिए, गूगल कर लीजिए कि हिंदी में स्टंटिंग को क्या बोलते हैं। तो स्टंटिंग जो होता है कि एक एक किसी फिक्स एज पे, किसी फिक्स उम्र पे कितना हाइट होना चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये अगर कम होती है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। आप उसको बौना बौना बोल, देखिए बौनापन तो बोलना सही नहीं, क्योंकि बौनापन का अब जेनेटिक लक्षण भी होता है, जेनेटिक कारण भी होता है, बौनापन का जो कुपोषण वाला भी कारण होता है। तो स्टंटिंग जो होता है, हाइट फॉर एज, मतलब उम्र के अनुसार ऊंचाई, ये बिहार में स्टंटिंग जो NFHS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो 2019-20 में हुआ था, तो ये 42.9% है। मतलब लगभग 43% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई उतनी नहीं है। यही अगर NFHS 4 में देखें, जो कि 2015-16 में हुई, तो ये 48.3% थी। मतलब 48.3% 2015-16 से 42.9% हो गई बिहार में। उसके बाद अगर हम वेस्टिंग की बात करें, वेस्टिंग होता है वेट फॉर हाइट, मतलब दुबलापन। वेस्टिंग होता है दुबलापन, स्टंटिंग होता है बौनापन, और अंडर वेट होता है कम वजन, वजन जिसका कम हो। तो वेस्टिंग की बात करें तो हाइट के अनुसार, मतलब ऊंचाई के अनुसार उनका वेट नहीं है। तो स्टंटिंग की अगर बात, अब देखिए स्टंटिंग तो हमने देख लिया, NFHS 4 से 5 में घट गया 48.3% से 42.9%। लेकिन वेस्टिंग की बात करें, जो कि वेट होता है, वजन, दुबलापन जो है, वो बढ़ गया है बिहार में। NFHS 4 में ये परसेंटेज जो था 20.8%, 20.8%, और NFHS 5 में 2019-20 में ये परसेंटेज जो था 22.9%। यानी कि वेस्टिंग बढ़ गया है हमारे यहाँ पे, दुबलापन बढ़ गया है। उसके बाद अगर देखें अंडरवेट, तो अंडरवेट जो होता है वो स्टंटिंग और वेस्टिंग, बौनापन और दुबलापन दोनों का मिक्सचर होता है। अंडरवेट, अंडरवेट क्या होगा, अब दुबला लड़का है और हाइट भी कम है तो अंडरवेट हो गया। अंडरवेट की अगर बात करें, वेट फॉर एज, मतलब उम्र के हिसाब से जो वजन होने, तो उम्र के हिसाब से हाइट भी होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से पतला भी नहीं होना चाहिए, वजन भी होना। तो अंडरवेट जो है NFHS 4 में 43.9% था, NFHS 5 में, 5वें में 41% था। यानी कि अंडरवेट, यानी कि कम वजन जो है वो आपका घटा है, स्टंटिंग घटा है, लेकिन वेस्टिंग यानी कि दुबलापन ये बढ़ गया है। उसके बाद कुछ हम स्कीम्स की बात करें, जैसे कि जो कि बच्चों के लिए स्कीम्स हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। ये हिंदी में इसको कहते हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम, और इसी के अंदर आंगनवाड़ी वगैरह बनाया जाता है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1975 को इसका स्टार्ट हुआ था। और इसका जो टारगेट ग्रुप था, इसको किसको लक्ष्य, 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, या फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको ये टारगेट करता है। और इसमें 6 सर्विसेज हैं, और 6 सर्विसेज में इनको टारगेट करके सारी सर्विसेज दी जाती हैं। अब ICDS की अगर, समेकित बाल विकास कार्यक्रम की अगर बात करें, तो बिहार में 544 ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस हैं इसके।
और टोटल आंगनवाड़ी सेंटर जो ऑथराइज्ड है बिहार में 1,14,718। इसके बाद एक दूसरा हमारा प्रोग्राम है पोषण के लिए, इसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम SNP बोलते हैं, और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का पार्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का पार्ट है। और इसमें 6 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चों को लक्षित किया जाता है, वो टारगेट ग्रुप है उसका। उसके बाद इसमें राशन घर ले जाने के लिए या फिर बना हुआ खाना, उसके साथ ही दूध और अंडे भी दिए जाते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन तीसरा हमारा प्रोग्राम है बच्चों के लिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग पोषण माह मनाते हैं, और सबसे पहला पोषण माह जो हमने सितंबर 2018 में मनाया था। अभी जो सितंबर का महीना चल रहा है ये भी पोषण माह का महीना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका टारगेट अगर देखें तो जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का टारगेट था, स्टंटिंग यानी कि बौनापन को 2% कम करना, एनीमिया यानी खून की कमी को 3% कम करना, खून की कमी छोटे बच्चों में, उसके बाद किशोरियों में और महिलाओं में 3% कम करना, और कुपोषण जो है कुपोषण को 2% कम करना था, और जन्म के समय जो वजन होता है उसको भी 2% कम करना था। मतलब कि बौनापन, कुपोषण और कम वजन को 2% कम करना था, और एनीमिया खून की कमी होती है उसको 3% कम करना था, 3%। इसी में पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में, और इसमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, तीसरा हो गया राष्ट्रीय पोषण मिशन, चौथा हो गया पोषण माह, पाँचवा हो गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और मातृ वंदना योजना में क्या किया जाता है, ये इसका जो नाम था पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, और इसको पुनः नामकरण करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया गया है। और इसमें जो सेंटर और स्टेट का कॉस्ट होता है, जो राशि शेयर करते हैं हम लोग, सेंटर 60% देता है और स्टेट 40% देता है। 3 इंस्टॉलमेंट में गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और 1,000 रुपये बाद में अगर वो किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट में सरकारी हॉस्पिटल में, या फिर जो प्राइवेट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, रजिस्टर्ड क्लिनिक है सरकार के द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त है, उसमें अगर डिलीवरी होती है, बच्चों का जन्म होता है, तो 6,000 रुपये और दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात कर ले, एक छठा स्कीम है SAGI, SAG, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। इसका जो पहले नाम था सबला इसका नाम था, और इसमें जो राशि होती है 50% सेंटर देती है और 50% स्टेट देती है, ठीक है। और इसमें भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब जो पोषण दिया जाता है, 600 किलो कैलोरी पोषण दिया जाता है, और 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाता है हर एक 25 दिन पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि नेशनल क्रेश स्कीम बच्चों के लिए, बच्चों को रखने के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र पोषित, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, केंद्र इसको देता है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब कि थोड़ा सा पार्ट इसमें स्टेट का भी रहता है, थोड़ा सेंटर का, ज़्यादा सेंटर का रहता है, थोड़ा स्टेट का रहता है। इसमें बच्चों के लिए क्रेच सिस्टम क्या होता है, जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो अपने काम पर जाएंगी, बच्चों की देख रेख के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। और ये 6 महीना से लेके 6 साल के बच्चों को दिया जाता है, और 1 महीने में 15 दिन दिया जाता है, और 6 महीने मतलब कि पूरे साल में आप 6 महीने रख सकते हैं, ये स्कीम है। इतना ही रखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के इस वीडियो में, और आगे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी और सैनिटेशन, स्वच्छता वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।